हेलो स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज, इस टॉपिक का नाम है सर्कल। ये जो टॉपिक है, अगर हम इसको मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कम एक क्वेश्चन मेंस में और एक से दो क्वेश्चन एडवांस में हमेशा मिलते हैं। ये जो टॉपिक है सर्कल, जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, इसमें हम कंप्लीट डिटेल में इसको पढ़ेंगे आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर बोर्ड के हिसाब से बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड या राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम में सर्कल के अंदर बहुत लिमिटेड टॉपिक, जो इसके सब टॉपिक्स है सर्कल की इक्वेशन या थोड़ा बहुत इसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा नहीं है सिलेबस में। अगर उसकी बात करें तो इनिशियली चार या पांच लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो वो टॉपिक जो कि बोर्ड के सिलेबस के अंदर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। क्योंकि सीबीएसई हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, इसके सिलेबस में सर्कल की इक्वेशन से थोड़ा बहुत ज़्यादा है सिलेबस में, बहुत डिटेल में नहीं है। जबकि आईआईटी जेईई के अंदर ये जो टॉपिक है सर्कल, इसके वैसे लिखा तो उसमें सर्कल ही रहता है, मगर इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो कि बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, दो सर्कल की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट, कॉमन टेंजेंट, पोलर एटसेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सर्कल के अंदर। वो सारी चीज़ें बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। अगर आप बोर्ड के अकॉर्डिंग करना चाहेंगे इसको, सीबीएसई हो चाहे आपका स्टेट बोर्ड, उसमें आप अपने एनसीईआरटी में से देख सकते हैं कुछ गिने चुने स्टार्टिंग की जो मैं यहाँ पे टॉपिक्स करवाऊंगा इसमें। वो 4 से 5 जो लेक्चर्स होंगे उसमें ऑलमोस्ट ही कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि सर्कल होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कल? तो सर्कल तो सबको पता है, 10th क्लास में काफी चीजें हमने सर्कल के बारे में पढ़ी हुई हैं, मगर वहां पे हमने लोकस की फॉर्म में सर्कल को नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर पहले मैं डेफिनेशन की बात करूंगा। अगर हम सर्कल को लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, सर्कल की डेफिनेशन, इट इज द लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट। इट इज द लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन। अब यहाँ पे वर्ड प्लेन यूज किया है तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। इट इज अ लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट ऑलवेज remains at constant distance from a fixed point। तो क्या मतलब है सर्कल का? अगर देखिए कोई वेरिएबल पॉइंट है P, उसको कह दिया जाए भाई तुझे इस प्लेन पे रहना है और तुम्हें जहां पर जाना है जा सकते हो। बस ये ध्यान रखना, ये वेरिएबल पॉइंट है P, और ये चलो इस पॉइंट को C लिख देता हूँ, ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है C। अब इस पॉइंट P को बोला जाए भी तुझे जहां जाना है जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि तुम्हारा जो डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट से C से, वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। पॉइंट P को हमने कहा है मूव करने के लिए अलाउड है पॉइंट P इस प्लेन में, और पॉइंट P को ये बोला है कि तुझे जहां जाना है जा सकते हो। C पॉइंट से तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ये फिक्स पॉइंट है C, और P हमारा वेरिएबल पॉइंट है। तो आप इसको देखेंगे तो देखिए पॉइंट P कहाँ पे जा सकता है अगर ये इस प्लेन पे रहेगा और इस पॉइंट C से अगर सेम डिस्टेंस बना के रखेगा, तो ये पॉइंट इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर सकता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे खूंटे से हम एक खूंटा एक जमीन में गाड़ दें और उसके ऊपर एक किनारा रस्सी का बांध दें और दूसरा किनारा अब हम किसी गाय को बांध दें या सपोज कीजिए आपको ही बांध दें, और आपको बोला जाए कि आपको रस्सी को टाइट रखते हुए मूव करना है, तो आप इस सरफेस पे मूव कर सकते हो, उछल कूद नहीं कर सकते। इस सरफेस के ऊपर कहाँ कहाँ पे मूव कर सकते हो, तो ये आप भी इसी देखेंगे, इसी पाथ के ऊपर मूव कर पाएंगे। तो ये जो पाथ है, ये लोकस जो है इस पॉइंट P का, ये है सर्कल। तो ये है सर्कल की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ लोकस। ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो वेरिएबल पॉइंट है, देखिए इसका पॉइंट P से ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इसको अगर मैं R मान लेता हूँ, PC इज इक्वल टू R, ये R हमारा कांस्टेंट है। PC इज इक्वल टू R, ये R जो है हमारा फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट R जो है इसको हम कहते हैं रेडियस। तो अगर कोई पॉइंट एक प्लेन में इस तरह से मूव करता है कि उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम बना रहे, तो उस पॉइंट P का जो पाथ होगा उस पाथ को हम कहते हैं सर्कल। इसमें मैंने ये वर्ड प्लेन यूज किया है, ये क्यों यूज किया है? इसमें अगर प्लेन वर्ड नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा?
तो अगर एक पॉइंट को हम प्लेन की बजाय कहीं पर भी मूव करने के लिए अलाउड कर दें और बोले तुझे जहां जाना चला जा, तो पॉइंट पी, और ये सेम कंडीशन के साथ कि उसका एक फिक्स पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। अगर पॉइंट पी 3 डायमेंशन में मूव करने के लिए फ्री है, तो उस केस में इसका जो पाथ है वो सर्कल ना होके स्फीयर बन जाएगा, गोला बन जाएगा। जो आपने स्फीयर पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, वही जिसे आप फुटबॉल शेप समझ सकते हो। अगर पॉइंट पी को 3 डायमेंशन में मूव करने के लिए अलाउड कर दिया जाए इसी कंडीशन के साथ, तो उस केस में पॉइंट पी का जो लोकस है वो सर्कल ना होकर स्फीयर बनेगा। स्फीयर में भी देखिए आप फुटबॉल शेप समझ सकते हैं। सेंट अगर फुटबॉल के या स्फीयर के सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस सेम रहता है। तो यही सेम डेफिनेशन स्फीयर की भी है जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में पढ़ते हैं हम। बस उसमें इस प्लेन वर्ड को हटा के 3D में मूव करने के लिए पॉइंट को अलाउ कर दिया जाएगा। तो यही सेम कंडीशन के साथ अगर पॉइंट 3D में मूव करेगा, तो इस पॉइंट का लोकस स्फीयर होगा। अगर इसको प्लेन में ही रहने का बाउंडेशन लगा दी है, वो चाहे प्लेन कोई भी हो, एक्स वाई प्लेन हो या कोई भी प्लेन हो, अगर पॉइंट पी एक प्लेन के अंदर ही मूव कर सकता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसका जो पाथ है वो रहेगा सर्कल। अब देखिए इस जो हमने डेफिनेशन की, इस डेफिनेशन से हम सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन सर्कल की किस तरह से लिखेंगे? देखिए इस इक्वेशन का मतलब क्या है, लोकस। यहाँ पे अगर पॉइंट पी का पाथ ये है, तो इस पाथ की इक्वेशन का मतलब सीधा सीधा है पॉइंट पी का जो लोकस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लोकस फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन क्या थी, मेथड क्या था? जिस पॉइंट पी का लोकस ढूंढना है, सबसे पहले हम क्या करते थे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते थे एक्स कोमा वाई। तो चलिए पॉइंट पी का लोकस ढूंढना है, एक्स कोमा वाई हमने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए। ये जो फिक्स पॉइंट है ये हमें गिवन होगा। चलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा बीटा, हमें दे रखे हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट। और आर भी हमारा फिक्स्ड कांस्टेंट होगा, उसने बताया होगा कि पॉइंट पी किस डिस्टेंस के ऊपर रहता है। तो ये जो आर होगा, ये आर हमारा फिक्स्ड कांस्टेंट होगा। हमें अगर पॉइंट पी का लोकस ढूंढना है, तो देखिए सबसे पहला काम होता है पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मान लेना एक्स कोमा वाई। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कंडीशन अप्लाई कर देना। तो देखिए कंडीशन ये है कि पॉइंट पी को सी से हमेशा आर डिस्टेंस पे रहना है। तो अगर ये कंडीशन अप्लाई करें, पी सी फाइंड आउट करें पॉइंट पी और सी के कोऑर्डिनेट से, तो ये होगा एक्स माइनस अल्फा स्केयर प्लस वाई माइनस बीटा स्केयर इज इक्वल टू आर। स्क्वायर रूट है ऊपर, इस लेफ्ट साइड में जो स्क्वायर रूट है इसको खत्म करने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। सिंप्लीफाई करना हमारा जो थर्ड स्टेप होता है लोकस के लिए, वो कर देते। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा स्केयर प्लस वाई माइनस बीटा स्केयर, सॉरी वाई माइनस बीटा होल स्केयर, इस तरह से इज इक्वल टू आर स्केयर। तो ये जो इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल रही है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जिसे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेंटर एंड रेडियस। बाय यूजिंग सेंटर एंड रेडियस का क्या मतलब है? देखिए हमने स्ट्रेट लाइन में कई इक्वेशन पढ़ी थी, 2 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। इस तरह से कई इक्वेशन हमने सर्कल की, सॉरी स्ट्रेट लाइन की पढ़ी थी। अगर हमें स्लोप दिया है, y इंटरसेप्ट दिया है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम लाइन की इक्वेशन ढूंढते थे। अगर हमें 2 पॉइंट दिए हैं, तो उससे 2 पॉइंट फॉर्म से सर्कल की, सॉरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ढूंढते थे। जो स्ट्रेट लाइन की अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें दी होती थी, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेबल इक्वेशन जो भी टाइप की वो अप्लाई करके लाइन की इक्वेशन ढूंढ लेते थे। उसी तरह से ये फर्स्ट हमने इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव की है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। और भी हम इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ जो सर्कल है ये हम तब यूज करेंगे जब हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस दिया हो। ये दो चीजें दी हो तो हम सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय यूजिंग सेंटर एंड रेडियस लिख लेते हैं। तो ये है हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी सर्कल का सेंटर और रेडियस। ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, अल्फा बीटा सेंटर के कोऑर्डिनेट है और रेडियस हमने आर माना है यहाँ पे। तो ये दो चीजें अगर हमें पता है, हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमें अगर किसी सर्कल का सेंटर दे दिया जाए 2, -3 और रेडियस दे दिया जाए 4, और हमें सर्कल की इक्वेशन लिखनी हो, तो सिंपल सा मेथड है, देखिए फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इसको अप्लाई करना है।
x माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब सेंटर का x कोऑर्डिनेट विच इज 2, प्लस y माइनस बीटा विच इज -3, बीटा -3 है तो y माइनस बीटा का मतलब y माइनस +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू है 4 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर। बस इसका स्क्वायर खोल लेते, तो स्क्वायर खोल के हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 16। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y है, यहाँ पे 6x लिख दिया था मैंने, 6y प्लस के हमारे पास लेफ्ट साइड में है 13 और 16 को जब लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो +13 माइनस 16 -3 हमें मिलेगा। तो ये देखिए, ये सिंप्लीफाई करके हमें सर्कल की इक्वेशन मिल गई है। इसे हम बोलते हैं, जो सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन आती है, ये तो थी सेंटर और रेडियस का यूज करके जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने लिखी। इसी को जब सिंप्लीफाई कर लेंगे स्क्वायर वगैरह करके, सिंप्लीफाई करके जो हमें इक्वेशन मिल रही है, दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था, देखिए 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ, इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओ, किसी भी फॉर्म को यूज करके जब हम लाइन की इक्वेशन ढूंढते थे, लाइन के केस में हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आती थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमें दिखाई देती थी सिंप्लीफाई करने के बाद, लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, इसे हम कहते थे जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन। उसी तरह से सर्कल की, जैसे ये सेंटर और रेडियस को यूज करके इक्वेशन हमने अप्लाई की है, इसी तरह से कुछ और फॉर्म्स भी पढ़ेंगे हम, डायमीटर फॉर्म पढ़ेंगे, रेशो वाली एक फॉर्म पढ़ेंगे। किसी भी फॉर्म को जब हम अप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन है सर्कल की, वो कुछ इस फॉर्म में, इस शक्ल सूरत में अपने को दिखेगी, और इस इक्वेशन को हम कहेंगे जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसके बारे में हम थोड़ी देर में और भी डिटेल में बात करेंगे। तो ये है सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट करने का मेथड नंबर 1, जिसके लिए सेंटर और रेडियस की जरूरत पड़ती है। ये हमने सर्कल की सबसे सिंपल बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात की। हम जो 11th क्लास का टॉपिक है सर्कल, उसको अभी आगे कंटिन्यू करूंगा मैं। यहाँ तक जो ये जो डेफिनेशन वगैरह मैंने बताई, ये 10th में नहीं थी, ये 11th में थी। मगर आगे की जो बात है उसको करने से पहले हमें 10th की जो सर्कल में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो जो प्रॉपर्टीज आपने सर्कल चैप्टर के अंदर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कोड वगैरह, उसका डायमीटर और एंगल की कुछ प्रॉपर्टीज की बात की थी, उन प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे आपको पहले रिमाइंड करवा रहा हूँ। ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो हमने अभी 11th में पढ़नी। मैं अभी जो प्रॉपर्टीज की बात करूंगा कुछ देर, वो प्रॉपर्टीज होंगी जो हम ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ उनको रिमाइंड करवा रहा हूँ, ताकि आप आगे वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ सके। तो सर्कल के अंदर जो हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखिए वो क्या थी, कि अगर हम सर्कल के, ये मान लेते हैं सेंटर है, और सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, ये मान लिए पॉइंट पी है। अगर हमने सर्कल के ऊपर पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया, अगर ये एक्स वाई हमारा सर्कल का टेंजेंट है, तो सेंटर को पॉइंट पी से मिलाने वाली लाइन, ये जो सीपी है, पॉइंट पी हमारा कोड ऑफ कांटेक्ट है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये जो कोड ऑफ, सॉरी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, गलती से मैंने कोड ऑफ कांटेक्ट बोल दिया, जो पी है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सेंटर को पी से मिलाने वाला ये जो रेडियस होता है, ये इस टेंजेंट के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये वाला जो एंगल है हमारा, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एक्स वाई इस लाइन सर्कल का टेंजेंट होगा, टेंजेंट है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। इसी तरह से देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि अगर हम सर्कल के सेंटर से, ये देखिए ये सर्कल का सेंटर है, और यहाँ पे मान लेता हूं ये है सर्कल के कोड ए बी, ये सर्कल की कोड है। प्रॉपर्टी कहती है कि अगर सेंटर से अगर हम कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये मान लेते हैं सीपी मैंने सर्कल से, सॉरी सर्कल के सेंटर से इस कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अगर सीपी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने ए बी पे,
तो ये ए बी को बाइसेक्ट करेगा, दैट इज ए पी इज इक्वल टू बी पी होगा। और रिवर्स भी ट्रू होता है। अगर हम कोड के सेंटर को कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दे, कोड के मिड पॉइंट को लेके सेंटर से ज्वाइन करें, तो वो लाइन सीपी जो होगी, अगर मान लो पी मिड पॉइंट है इस कोड का, तो मिड पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करोगे तो वो सीपी ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। देखिए यहाँ पर मैंने डबल एरो इफ एंड ओनली इफ का सिंबल लगाया है, मतलब सीपी अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है तो ये कोड को बाइसेक्ट करेगी, और कोड का बाइसेक्टर लेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि अगर हम किसी भी सर्कल की दो कोड्स ले, मान लेते हैं ये हमारी एक कोड है ए बी और ये है सी डी, और यहाँ पे चलिए सेंटर, अब मैंने सी यहाँ पे लिख लिया तो सेंटर को चलो ओ मान लेते हैं। अगर ओ सर्कल का सेंटर है, अगर मैं यहां से इन दोनों कोड्स पे इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, ये ओ पी समझ लेते हैं और ये है ओ क्यू, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोड ए बी और सी डी सेम लेंथ की है तो इन दोनों का सेंटर से जो डिस्टेंस है ओपी और ओ क्यू वो भी इक्वल होगा। और अगर ओपी और ओ क्यू इक्वल है, सेंटर से दोनों कोड का डिस्टेंस सेम है, तो दोनों कोड की लेंथ इक्वल होगी। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, प्रूफ आप कर चुके हो 9th-10th क्लास में। इनके कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल की थी, वहां से आपने इसके सबके प्रूफ किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर इनके प्रूफ आपको नहीं बता रहा। ये प्रॉपर्टी 10th क्लास 9th क्लास की है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये रिमाइंड करवा रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के हमें इनकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती रहेगी। तो कोड अगर दोनों सेम लेंथ की है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर दो कोनों कोड का सेंटर से सर्कल के डिस्टेंस सेम है तो उनकी लेंथ बराबर होगी। और इसी प्रॉपर्टी से फिर ये बात भी बोल सकते हैं कि अगर दो कोड अनइक्वल लेंथ की हैं, ये सेंटर है मान लेता हूं ओ, ये प्रॉपर्टी नंबर है हमारी 4। अगर यहाँ पे देखिए ये हमारी कोड सी डी और ये है मान लेते हैं कोड ए बी। अब देखिए यहाँ पर अगर कोड दोनों अनइक्वल साइज की है, उस केस में क्या होगा। उस केस में सीधी सी बात है, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस नजदीक होगा, कम होगा, जो ओरिजिन के नजदीक होगी उसकी लेंथ उतनी ज्यादा होगी। अगर ये पॉइंट पी मान लो और ये पॉइंट क्यू, तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर ए बी छोटी है सी डी से, ए बी की लेंथ सी डी से कम है, तो ए बी का जो डिस्टेंस है ओ पी वो ज्यादा होगा किससे, ओ क्यू से। जो कोड जितनी ज्यादा सेंटर के नजदीक होगी उसका डिस्टेंस, उसकी जो लेंथ है उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। सेंटर से दूर जाएगी कोड, लेंथ कम होती जाएगी। अगर दो कोड की अगर हमें पता है लेंथ में क्या रिलेशन है, तो हम उनके सेंटर से डिस्टेंस के बारे में बता सकते हैं। जो कोड की लेंथ ज्यादा होगी उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कम होगा, जिसकी लेंथ कम होगी उसका ओरिजिन से डिस्टेंस ज्यादा, जिसकी लेंथ ज्यादा उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कम। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। फिर इसी प्रॉपर्टी से नेक्स्ट बनती है प्रॉपर्टी नंबर 5। अभी हमने देखा कि कोई भी कोड जितना ज्यादा सेंटर के नजदीक आ रही है उसकी लेंथ उतनी ही ज्यादा होती जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई कोड ऐसी आ जाए जो बिल्कुल सेंटर में से ही पास कर जाए, सेंटर में से ही अगर कोई कोड इस तरह से पास कर जाए, तो उससे बड़ी कोई भी कोड तो हो नहीं सकती। और सेंटर में से अगर कोई कोड पास करती है, हमें पता है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कोड, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल। सर्कल की सबसे बड़ी जो कोड होती है वो होता है उसका डायमीटर, उससे बड़ी सर्कल की कोई भी कोड नहीं होती। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। एंड द प्रॉपर्टी नंबर 6 ये क्या कहती है। अब अगर हमारा ए बी डायमीटर हो गया सर्कल का, ये सेंटर है ओ, और ये ए बी हमारी सबसे बड़ी कोड है यानी कि डायमीटर है,
तो प्रॉपर्टी कहती है कि जो डायमीटर होता है वो सरकमफ्रेंस पे राइट एंगल बनाता है। और किसी भी साइड ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं अपर साइड लोअर साइड किसी भी साइड लोगे। तो कोड जो है, अगर वो डायमीटर है, लॉन्गेस्ट कोड है, तो वो सरकमफ्रेंस पे हमेशा राइट एंगल बनाएगी। कहीं पर भी आप ले सकते हो, अपर पार्ट में लोअर पार्ट में किसी भी पॉइंट पे जो कोड है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एंगल पी और एंगल क्यू दोनों 90 डिग्री ही होंगे अगर ए बी डायमीटर है। अगर कोई कोड सरकमफ्रेंस पे राइट एंगल बना रही है तो मैं कह सकता हूं कि वो डायमीटर है। डायमीटर है तो ये बोल सकते हैं कि वो सरकमफ्रेंस पे राइट एंगल बनाएगी। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है भाई, अगर कोई भी कोड ले ले, हम ये मान लेते हैं कोड है ए बी, वो सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाएगी, यहाँ पर मान लेते हैं ये एंगल 1 मिल रहा है, एंगल 1 नाम दे देता हूँ इसको, पी पॉइंट है। चलो यहाँ पर चलिए एक और पॉइंट क्यू लेके इसके साथ एंगल बना लिया मैंने, ये एंगल 2 है। इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट लेके आर, चलिए एक और एंगल बना लिया हमने, एंगल आर। तो प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी कोड सर्कल की सेम साइड पे, सेम साइड का मतलब देखो यहाँ पर जो मैंने लिए हैं एंगल, वो इसके मेजर आर्क के साइड में लिए हैं। तो ये जो तीनों एंगल हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये तीनों इक्वल होंगे। मगर ऐसा नहीं है कि आप नीचे की तरफ एंगल बनाओगे उस केस में वो भी इक्वल होंगे। अगर मान लो यही कोड है हमारे पास यहाँ पे ए बी, तो ये अगर ए बी कोड यहाँ पे एंगल बना रही है 2, सपोज कीजिए ये एंगल 4 है और ये एंगल है 5, इस तरह से ये एंगल 4 ये वाला, और इसका नंबर हमने दे दिया है 5। तो ये जो एंगल 4 और एंगल 5 है इनकी भी वैल्यू बराबर होगी। मगर डेफिनेटली जो अपोजिट साइड में, यानी कि इस तरफ अगर एंगल बनाऊंगा मैं, ये जैसे एंगल 6 है, तो एंगल 4 और 5 तो बराबर होंगे मगर एंगल 6 से डिफरेंट होंगे। हाँ, इनमें रिलेशन जरूर बता सकते हो कि 4 और 6 में क्या रिलेशन होगा। वो रिलेशन बनता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर से। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की, वो क्या है देखिए, अगर हमारे पास ये सर्कल के अंदर हमने कहीं पर भी 4 पॉइंट लेके ये एक अगर क्वाड्रिलेटर बनाई है ए बी सी डी, अगर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होती है, ऐसी क्वाड्रिलेटर जिसके चारों वर्टिसेस में से एक सर्कल पास करे या चारों पॉइंट एक सर्कल के ऊपर लाई करे। ऐसा हर किसी क्वाड्रिलेटर में पॉसिबल नहीं होता, हर कोई क्वाड्रिलेटर के चारों वर्टिसेस में से सर्कल ड्रॉ हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जिन जिन क्वाड्रिलेटर में ऐसा पॉसिबल है कि उसके चारों के चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करे या एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है जो उनके चारों वर्टिसेस में से पास करता है, ऐसी क्वाड्रिलेटर को हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की खासियत होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल हैं इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल बी प्लस एंगल डी, ये भी 180 होगा। अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। और इसको रिवर्स भी बोल सकते हो, अगर ये चीज है अपोजिट एंगल का सम 180 है तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का सम 180 है तो हम कह सकते हैं कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो अपोजिट एंगल का सम हम कह सकते हैं 180 होगा। अब इसकी हेल्प से देखो, यहाँ पर ये पॉइंट को ए बी, चलो इसे सी, इस वाले पॉइंट को डी और इसको ई मान लेता हूँ। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ए डी बी सी, ए डी बी सी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। देखो ए बी, सॉरी पहले ए डी, ये देखिए ए डी, और फिर मैंने इसको इससे बी से ज्वाइन किया, तो ए डी बी सी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कह सकते हो। तो इसमें अपोजिट एंगल जो है एंगल 4 और एंगल 6 है।
अगर ये साइक्लिक है तो इसका मतलब इसमें एंगल 6 प्लस एंगल 4 का जो सम है वो बता सकता हूँ 180 डिग्री होगा। मतलब ये है कि कोई भी कोड सेम सेगमेंट में जो एंगल बनाएगी वो इक्वल होंगे, यानी मेजर आर्क में जो एंगल बनेंगे वो सारे इक्वल होंगे आपस में, और माइनर आर्क में जो एंगल बनेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। और इसके साथ साथ ये भी बता सकते हो कि जो मेजर आर्क में एंगल बनेगा और जो माइनर आर्क में एंगल बनेगा उन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ड्यू टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की जो प्रॉपर्टी है इस वजह से। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है, देखिए अगर ये हमारे पास कोई सर्कल है और हमने इसके किसी पॉइंट P पे इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट P पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है अगर, तो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर यहाँ पे पॉइंट P से हम कोई कोड ड्रॉ करें, सपोज ये PQ हमने एक कोड ड्रॉ कर दी सर्कल की, अब इस कोड का जो एंगल होगा यहाँ पे देखो, इस पॉइंट इस कोड का पी क्यू का यहाँ पे मान लेते हैं ये एंगल है हमारे पास, एंगल नंबर 1 दे देता हूँ। ये एंगल और इसके अपोजिट साइड में टेंजेंट के साथ ये जो एंगल बन रहा है इसको एंगल 2 नाम दे देता हूँ। तो अगर हम किसी भी सर्कल पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सॉरी किसी भी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें, फिर उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोड ड्रॉ करें, तो ये कोड जितना एंगल टेंजेंट के साथ बनाएगी उतना ही अल्टरनेट सेगमेंट में बनाएगी। अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब क्या है, देखिए टेंजेंट के साथ यहाँ पर एंगल 2 मैंने यहाँ पे लिया है इस तरफ, इसको मैं एंगल 2 को देखिए ये हमने जो रेड कलर में लिखा है ये मैंने पॉइंट पी के राइट साइड में ये एंगल लिया है। तो पॉइंट पी क्यू के अपोजिट साइड में जो सेगमेंट होगा यहाँ पे ये जो एंगल 1 बन रहा है ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। उसी तरह से अगर एंगल मैं यहाँ पे लेता इस कोड पी आर का इस तरफ, ये एंगल 3 मान लेते हैं चलो, तो ये जो पी आर कोड है इस टेंजेंट के इस तरफ लेफ्ट साइड में पॉइंट पी के अगर एंगल 3 बना रही है तो इसका अपोजिट क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल हुआ एंगल 4। मीन टू से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे अगर ये टेंजेंट है तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट से जो कोड बनेगी वो टेंजेंट के साथ जितना एंगल बनाएगी उतना ही अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बनाएगी। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है एंगल की। ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 9। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10। व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 10? प्रॉपर्टी नंबर 10 में हम दो तीन बातें लिखेंगे। देखिए सबसे पहली बात, प्रॉपर्टी नंबर 10 में ही जो आएंगे ये तीन पॉइंट्स में यहाँ पे नोट कराऊंगा। देखिए अगर मान लीजिए बाहर यहाँ पे एक पॉइंट है P और इस पॉइंट P से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए सर्कल के जो इसको A और B पॉइंट पे टच करते हैं, मान लेते हैं ये O है हमारा सेंटर सर्कल का। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि किसी भी पॉइंट से बाहर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो हमेशा इक्वल होती है, PA इज इक्वल टू PB होता है। दूसरी बात, ये हमारा जो सेंटर है इससे अगर हम यहाँ पे ये ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल 1 और एंगल 2 हमारे 90 डिग्री होते हैं। ये तो हमने पहले भी लिख लिया था, क्योंकि टेंजेंट है तो पॉइंट ए को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाऊंगा तो ये ओ ए जो होगा वो सेंटर इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। सेम वे से ओ बी भी इस टेंजेंट पी बी पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये सेकंड पॉइंट तो हम पहले से लिख चुके हैं तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। थर्ड पॉइंट, ये जो पॉइंट P है इसको अगर मैं सेंटर से मिला रहा हूं तो ये PO जो है हमारा ये इस एंगल P APB को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये ऊपर जितना एंगल होगा थीटा उतना ही नीचे होता है। ये एंगल हमारा APO इक्वल टू होता है एंगल BPO। ये सेंटर को पॉइंट P से मिलाने वाली जो लाइन है ये इस एंगल APB को बाइसेक्ट करती है। तो ये बात भी हमने पढ़ी हुई है 10th क्लास में, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से ये दोनों ट्रायंगल PAO PBO को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये सारी बातें जो मैंने बोली हैं वो इजीली प्रूव की जा सकती हैं। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 11।
प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या कहती है, देखिए अगर हम किसी भी सर्कल में दो कोड लेते हैं, ये मान लेता हूं मैं, एक है कोड ए बी और ये है कोड सी डी, और ये दोनों एक दूसरे को मान लेता हूं पॉइंट पी पे कट करती हैं, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पी, ये अंदर भी हो सकता है दोनों सर्कल के, और ये दोनों कोड जो है वो बाहर भी कट कर सकती हैं। किस तरह से, ये देखिए इसको दोबारा बना देता हूं मैं। ये जो हमारी कोड्स है, ये दोनों की दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पी, जरूरी नहीं है कि ये सर्कल के अंदर आए, ये पॉइंट पी सर्कल के बाहर हो तो भी यही प्रॉपर्टी जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ एप्लीकेबल होगी। देखिए ये ए बी कोड है और ये हमारी है सी डी, अंदर तो कट कर नहीं रहे हैं मगर इसको आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा इंटरसेक्ट करवाने के लिए, तो इस तरह से इनको आगे प्रोड्यूस करके सेकंड बना लिया, और ये मान लेते हैं कि यहाँ पॉइंट पी पे कट कर रहे हैं। तो चाहे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर आए सर्कल के, चाहे बाहर आए, दोनों केसेस में एक प्रॉपर्टी हमारी जो है वो सेम है। वो क्या है, ए पी इंटू पी बी पी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी, या ऐसे लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ए की बात है, जैसे मर्जी लिख लो। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, अगर दो कोड सर्कल की इंटरसेक्ट करें और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी है, वो पॉइंट अंदर आए चाहे बाहर आए, तो पॉइंट पी का ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस यानी पी ए और पी बी का प्रोडक्ट, इसी तरह से पॉइंट पी का सी और डी से डिस्टेंस यानी पी सी और पी डी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इक्वल रहता है। एक और प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 12। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमने बाहर किसी पॉइंट से पी से सर्कल के ऊपर एक तो ड्रॉ किया है टेंजेंट, इस तरह से देखिए ये पॉइंट पी है और हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया पी टी, जो इसको इस पॉइंट टी पे टच करता है, और एक हमने ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पी से सेकेंड, जो इस सर्कल को दो पॉइंट्स ए और बी पे कट करता है। तो प्रॉपर्टी कहती है कि पी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हमने अभी की है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज वो थी जो हमने सर्कल में 9th और 10th क्लास में पढ़ी हुई है। अगर आप एक बार इसको दोबारा देखना चाहें तो देख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सेंटर को उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाने वाली लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। सेंटर से किसी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर होगा। कोड्स की अगर लेंथ सेम है तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो लेंथ बराबर होगी। जिस कोड की लेंथ ज्यादा है उसका सेंटर से डिस्टेंस कम होगा, और जिसका लेंथ कम है उसका सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा होगा। सबसे बड़ी कोड होती है हमारी डायमीटर, डायमीटर से बड़ी कोई भी कोड नहीं होती, इट इज द लार्जेस्ट कोड। ठीक है, इसी तरह से कोई भी जो डायमीटर है वो सरकमफ्रेंस पे हमेशा राइट एंगल बनाएगा, और अगर कोई कोड सरकमफ्रेंस पे राइट एंगल बनाएगी तो वो डायमीटर होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि कोई भी कोड सरकमफ्रेंस में सेम साइड में सेम सेगमेंट में जो भी जितने भी एंगल बनाएगी वो सभी एंगल इक्वल होंगे, बट अपोजिट सेगमेंट में जो एंगल बनाएगी उनका सम 180 डिग्री होगा। अगर मेजर सेगमेंट में एंगल 4 बन रहा है और माइनर में 6 बन रहा है तो 6 + 4 भी 180 होगा, इसी तरह से 6 + 5 भी 180 होगा, क्योंकि 4 और 5 तो इक्वल ही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की, कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का सम 180 है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगी, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सर्कल के, मान लो ये टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ पी, तो इस पॉइंट पी से जो कोड जो होगी वो इस टेंजेंट के साथ जितना एंगल बनाएगी उतना ही अल्टरनेट सेगमेंट में बनाएगी। यह हमारी प्रॉपर्टी नंबर 8 थी। प्रॉपर्टी नंबर 9 कहती है कि अगर हमने बाहर किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं सर्कल के ऊपर तो उनकी लेंथ जो है वो हमेशा इक्वल होगी, और उस पॉइंट पी को सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन है वो इस एंगल ए पी बी को, दोनों टेंजेंट्स के जो बीच में एंगल है उसको बाइसेक्ट करेगी। नेक्स्ट हमने कहा कि अगर दो कोड है सर्कल की ए बी और सी डी, वो दोनों अगर सर्कल को पॉइंट पी पे कट, सॉरी सर्कल के अंदर या बाहर किसी भी पॉइंट पी पे कट करती हैं,
तो P का पॉइंट A और B से डिस्टेंस उनका प्रोडक्ट यानी PA इंटू PB इज इक्वल टू होगा PC इंटू PD। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने लिखी है वो ये है कि अगर हम किसी भी बाहर पॉइंट P से सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें PT, और दो एक हम ड्रॉ करें सेकेंड जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करता है, तो पॉइंट P से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है PT उसका स्क्वायर, और ये P और PB का जो प्रोडक्ट है ये हमेशा इक्वल होगा। तो इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा रिमाइंड करने के बाद चलिए बात करते हैं हम 11th क्लास के जो सर्कल के आगे के टॉपिक्स, आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में।